तो अब आखिरी दिन अगर सपोज करो आपका होगा तो आप क्या करोगे? सब कुछ करना है ना, तो हर दिन को इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो ऐसे में आपके पास सैड होने का टाइम तो होगा ही नहीं। लेकिन अभी अपने स्टेटमेंट को मैं टेढ़ा कूड़ा कर दूंगी, अगर आगे कुछ बोल दूंगी पीछे कुछ बोल दूंगी, पूरे स्टेटमेंट को सीधा ना बोल के आगे पीछे करके जंबल वर्ड्स हो जाएंगे एक तरीके से। आपको थोड़े से एफर्ट करने हैं उसको जनरलाइज करने के लिए। तो आपको क्या करना चाहिए? नेचर के पास जाइए, नेचर हैज हीलिंग पावर। Hello everyone, welcome to संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। आज का वीडियो एक पोम के ऊपर है, डस्ट ऑफ स्नो। ये पोम आपके चैप्टर नंबर 1 की पोम नंबर 2 है। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो में, जाइए उस वीडियो को देखिए। देख ली है वेल एंड गुड, नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। मस्ट वॉच दैट वीडियो, जिससे आपको ये जो पोम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छी एक्सप्लेनेशन है, आपको अच्छी लगेगी पोम पढ़ने में। ठीक है, आज की वीडियो में क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको इसके कीवर्ड्स बताने वाली हूँ। यू कैन कॉल देम टेक अवे पॉइंट्स एज वेल, कि भाई इसमें आपको क्या मैसेज मिला। तो ये मैं ऑलरेडी पुराने वीडियो में बता चुकी हूँ, बट जिन्होंने नहीं देखी उनका आज उनको समझ आ जाएगा, और जो देख चुके हैं आप लोग रिवाइज कर दीजिए। इसके बाद में वी विल डू पोएटिक डिवाइसेस। ओके, इसकी सारे पोएटिक डिवाइसेस समझेंगे, सेंट्रल आइडिया समझेंगे इस पोम का। देन वी विल डू रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड एनसीईआरटी में जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो करेंगे। आपकी बुक एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो भी करेंगे। तो अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि क्या कीवर्ड्स हैं जो आपको इस चैप्टर से लेने हैं। दैट मींस व्हाट आर दोस मैसेजेस दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पोम। तो मैं आपको ऑलरेडी उसमें अच्छे से समझा चुकी हूँ, आज बस रिवाइज कर रही हूँ, तो जल्दी जल्दी आपको कवर करा देती हूँ। नंबर 1, नेचर हैज हीलिंग पावर, और यू कैन से दैट नेचर कैन ब्रिंग चेंजेस इन योर पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव बोले तो दुनिया को देखने का नजरिया हमारा चेंज हो सकता है अगर हम नेचर के थोड़ा क्लोज चले जाएं। राइट, तो अगर आपको कोई भी टेंशन है, मेंटल प्रेशर है, डिप्रेशन में है, जस्ट गो फॉर अ वॉक। मॉर्निंग में वॉक करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, नेचर के क्लोज रहो और यू विल फील रिलैक्स्ड। ये मैसेज आपको ये पोम देती है। स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स ऑल्सो मैटर। छोटी छोटी बातों से भी फर्क पड़ता है। मॉर्निंग में किसी से मिल रहे हो, हाय हेलो करोगे, मूड रिफ्रेश हो जाएगा। सैड हो, किसी बच्चे ने स्माइल कर दी, उसकी स्माइल देख के आपका मूड अच्छा हो जाएगा। वॉक पे निकले हो, राइट, तो आपका मूड अच्छा हो जाएगा। छोटी छोटी बातों से भी फर्क पड़ता है, इसीलिए आपको छोटी चीजों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसे मोमेंट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे ऑल आर इम्पोर्टेंट। ऑलवेज लुक फॉर पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक होना। एक बच्चे ने कमेंट में भी पूछा है कि मैम ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है। सो अगर आप अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा सोचते हैं, रिजल्ट्स के आने से पहले डरते नहीं है, बट कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा और मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। एक क्या हो गया कि यार एग्जाम तो हो गया, मैं तो पता नहीं क्या ही करा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी तो लाइफ ही बेकार है, मेरे हमेशा नंबर बेकार ही आते हैं, मेरे तो बेकार ही आने हैं, मैं तो फेल हो ही जाऊंगा। इसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक अप्रोच। तो पोम आपको सिखाती है बी ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन की भावना आपके अंदर होनी चाहिए, किसी को अप्रिशिएट करना, राइट, ये आपको आना चाहिए। एंड इसके अलावा ग्रेटिट्यूड करना आना चाहिए। ग्रेटिट्यूड क्या हो गया? भाई गॉड ने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है, जस्ट से थैंक्स टू गॉड, तो इसको हम ग्रेटिट्यूड करना बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट होल्ड ऑन टू नेगेटिव थिंग्स फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्या है ये मैसेज? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है ये आपके लिए, 5th वाला। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था वीडियो में, गो एंड सी दैट, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी ग्लास को आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो आपके हाथ में दर्द हो जाएगा। इसी तरह से किसी टेंशन को अपने माइंड में बहुत टाइम तक रखेंगे तो आप डिप्रेशन में चले ही जाएंगे। सो जितनी जल्दी हो सके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढिए और लेट इट गो, जाने दीजिए। सीज द डे, सीज द डे, एक डे को क्या करना है? हमने कैप्चर कर लेना है। आज का दिन है, आज ही करना है जो भी करना है। तो हर दिन को आपको ऐसे ही जीना है जैसे कि वो आपका आखिरी दिन है। तो अब आखिरी दिन अगर सपोज करो आपका होगा तो आप क्या करोगे? सब कुछ करना है ना, तो हर दिन को इसी तरीके से ट्रीट करना है। तो ऐसे में आपके पास सैड होने का टाइम तो होगा ही नहीं। जैसे पोइट ने आधा दिन तो अपना बर्बाद कर दिया, अब आधा बचा, राइट। अब जो आधा दिन था उसको भी अगर बर्बाद कर देता तो कैसे काम चलता। तो इसीलिए उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब जो बचा है ना उसको भी मुझे अच्छे से एंजॉय करना है, जो भी पार्ट बचा है मेरे डे का। तो दैट इज अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस कि भाई ये जो जिंदगी है इसमें जो गया सो गया, आगे का टाइम ऐसे स्पेंड करो जैसे ये आखिरी आखिरी दिन है आपकी लाइफ के। जस्ट सीज योर डे।
ठीक है जी। चलो, तो ये आपके एक्सप्लेनेशन है इसके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मुझे आपको बताने हैं। अभी हम लोग करने वाले हैं इसके पोएटिक डिवाइसेस। ठीक, अच्छा देखो, सबसे पहले जब मैं आपको ये पोम पढ़ा रही हूँ तभी मैंने आपको बताया है इमेजरी इसमें बहुत अच्छे से यूज की गई है। जब पोइट आपको बोल रहे हैं ना दैट देयर वाज अ क्रो, he sat on the hemlock tree and then he scratched the snow from there, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत हिलाया तो क्या हुआ, वो जो स्नो थी वो नीचे गिर गई और जो स्नो थी दैट फेल अपॉन दी पोएट, राइटर के ऊपर गिर जाती है। तो अब ये क्या हो रहा है, ये हमारे माइंड में पिक्चर बना रहा है, इसको बोलते हैं इमेजरी। तो पहला वाला जो स्टेंजा है, अगर आपसे पूछा जाए बताओ उसमें पोएटिक डिवाइस कौन सी है, तो और मिलेंगी आपको, एक ही नहीं है, काफी सारी पोएटिक डिवाइसेस हैं एक ही स्टेंजा में, बट ये एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस है। इसके अलावा इसमें एलिटरेशन यूज होता है। क्या होता है एलिटरेशन? कंसेक्यूटिव वर्ड्स को जब एक ही लेटर से प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, साउंड सेम आता है, वहां पे हम लोग एलिटरेशन यूज करते हैं। क्लोजली है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आगे पीछे है तो भी चलेगा। जैसे हैज गिवन माई हार्ट, यहाँ पे एच एंड एच 2 बार आ रहा है, हैज हार्ट, तो ये एलिटरेशन का पार्ट हो गया। सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड एंड सम, ये भी एलिटरेशन का पार्ट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको एलिटरेशन देखने को मिलेगी। हम दो कर चुके हैं, एक हो गया इमेजरी, एक हो गया एलिटरेशन। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या होता है? जब हम किसी सिंबल को यूज करते हैं अपनी बात को अच्छे से समझाने के लिए, उसको बोलते हैं सिंबोलिज्म। ओके, मैंने अगर किसी बर्ड को अपनी पोम के अंदर लिया है तो मैं उस बर्ड के बारे में बात करने के लिए पोम नहीं लिख रही, मैंने उस बर्ड को एक्चुअली किसी और चीज को समझाने के लिए सिंबलाइज किया है, राइट। मे बी मैं बात करने वाली हूँ हैप्पीनेस की और मैंने हैप्पीनेस के लिए वहां ले लिया नाइटिंगेल। मैं बात करने वाली हूँ कलर इन माई लाइफ और उसके लिए मैंने ले लिया पीकॉक। इसी तरह यहाँ आपको ये बताने के लिए दैट हमारे लाइफ में कुछ डिफिकल्टीज हैं, टेंशन्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको शो करने के लिए राइटर ने यहाँ यूज किया है क्रो को। ओके, ग्लूमीनेस, डेथ, टेंशन, डिप्रेशन, सैडनेस। और हेमलॉक ट्री, द डेथ। हेमलॉक ट्री कैसा है? एक पॉइजनस ट्री होता है, तो डेथ होगी हम सबकी एक दिन, इसीलिए हम किसके अंडर हैं? एक हेमलॉक ट्री के अंदर है। मतलब ऑलवेज ऑन रडार के भाई कब आपका एंड होने वाला है किसी को नहीं पता, राइट। दैट्स वेरी, डेथ इज इनएविटेबल, ये तो होना ही है। तो हेमलॉक ट्री को डेथ का सिंबल यहाँ माना गया है। तो क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूज्ड हियर एज अ सिंबल ऑफ डेथ एंड डिप्रेशन। क्लियर हो गया? तो आपको तीन मैं यहाँ पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इमेजरी, एलिटरेशन एंड सिंबोलिज्म। राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। पोम जब भी मैंने आपको पढ़ाई है, आप नोटिस करोगे वहां पे ए बी का राइम स्कीम आपको मिलेगा। दैट मीन्स फर्स्ट लाइन विल मैच टू थर्ड लाइन एंड सेकेंड लाइन विल मैच टू फोर्थ लाइन। दैट इज कॉल्ड राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की, बट आई थिंक आप ऑलरेडी इसको जानते हैं। 10th में है तो जानते ही होंगे बिकॉज 9th में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलो एक और इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस आपको यहाँ जो मिलने वाली है दैट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? देखो, कोई भी स्टेटमेंट में बोल रही हूँ, मैं सीधा सीधा बोल रही हूँ, आपको सब समझ आ रहा है, लेकिन अभी अपने स्टेटमेंट को मैं टेढ़ा कुबड़ा कर दूंगी, अगर आगे कुछ बोल दूंगी पीछे कुछ बोल दूंगी, पूरे स्टेटमेंट को सीधा ना बोल के आगे पीछे करके जंबल वर्ड्स हो जाएंगे एक तरीके से, तो ये क्या हुआ? ये मेरे पास में पोएटिक लाइसेंस हुआ। आई एम फ्री टू राइट एनीथिंग। ओके, मेरा मन में क्या लिखना चाहती हूँ आप समझ लो मेरी पोएट्री को। ये होता है यहाँ पे इन्वर्जन को यूज करना। तो मैं अपने ग्रामेटिकल सेंटेंस को भी टेढ़ा लिख सकती हूँ। ये मेरे पास में एक पोएटिक लाइसेंस है। पोएटिक लाइसेंस क्या होता है? पोएट के पास में फ्रीनेस होती है कि चाहो जाओ जो करना है करो, ग्रामर में मिस्टेक्स करनी है करो, राइटिंग में मिस्टेक करनी है, स्पेलिंग में मिस्टेक करनी है करो, स्ट्रक्चर चेंज करना है करो। आपके पास में ये हम एक आपको लाइसेंस देते हैं, फ्रीनेस देते हैं कुछ भी करने के लिए। तो उसी का ही एक पार्ट होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में हमने क्या किया? स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को चेंज कर दिया। अब आप कोई भी इस पोम का लाइन पढ़ोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि वो आगे पीछे है ना। पहले वो बोलता है द वे द क्रो शुड डाउन ऑन मी, तो अब ये लास्ट की लाइन होनी चाहिए थी, आगे की पहले लिख दी, पहले वाली पीछे लिख दी। तो इस तरीके से इन्वर्जन यहाँ पे यूज किया गया है। नेक्स्ट इज एंजाममेंट। आप लोगों के पास में अगर बुक है तो आप देखो, आप नोटिस करोगे इन्वर्जन एंड एंजाममेंट को, दोनों को आप अच्छे से एग्जामिन करो पोम के अंदर। एंजाममेंट में क्या होता है? जगह जगह पर आपको हर जगह पंक्चुएशन मार्क्स नहीं दिखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट पूरा ही नहीं हुआ। तो एक ही लंबे स्टेटमेंट्स को पूरा करने के लिए वहां पे क्वेश्चन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, कुछ भी पंक्चुएशन नहीं लगती है।
उसको एंजाममेंट बोलते हैं. सो इन एंजाममेंट द सेम सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट द यूज ऑफ एनी पंक्चुएशन. तो पूरा स्टेंजा में ही आपको एंजाममेंट मिलेगा. क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट इज मेटाफर. तो जहां आप देखोगे कि दो चीजों को कंपेयर किया गया है या दूसरी चीज किसी और चीज के लिए सिंबलाइज की गई है, वहां हम मेटाफर लगाते हैं. मेटाफर में क्या होता है, दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा होता है. ठीक है. और एज और लाइक वर्ड वहां नहीं आएंगे. जैसे अगर मैं बोलती हूँ यू आर एज व्हाइट एज स्नो, तो ये सिंपली हो गया. एज व्हाइट एज स्नो ये सिंपली हो गया क्योंकि मैंने एज वर्ड लगाया है. अगर मैं बोलती हूँ यू आर स्नो, आप स्नो हैं, आप स्नो है, तो मतलब आपको मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, स्नो से डायरेक्टली कंपेयर कर रही हूँ. तो ये मेटाफर है. अब आप बताओ इस पोम के अंदर स्नो को किससे कंपेयर किया गया है, मतलब क्या वर्ड यूज किया गया है स्नो बोलने के लिए, डस्ट. कायदे में तो वो क्या थी, बर्फ थी. क्रश्ड बर्फ नहीं होती है, मतलब हर जगह जो जम जाती है सर्दियों के टाइम, हमारे इंडिया में नहीं लेकिन बाहर कंट्रीज में. अब उसको उन्होंने डस्ट बना दिया. तो डस्ट और स्नो का कंपैरिजन हो रहा है. ये हो गया आपका मेटाफर. ठीक है. अच्छा फिर क्या बचा आपका, एसोनेंस बचा. जैसे अभी अलिटरेशन पढ़ाया था जहां पे वर्ड्स का साउंड स्टार्टिंग में आ रहा होता है. एसोनेंस में क्या हो रहा होता है, प्रोमिनेंस ऑफ वाउल साउंड थ्रू आउट अ लाइन इज कॉल्ड एसोनेंस. मतलब कि एक ही लाइन में एक ही साउंड आ रहा होगा. जैसे ओ ओ ओ ओ का, ई ई ई ई ई का, ठीक है, ए ऐसा कुछ साउंड आएगा. जैसे ये वाली लाइन है यहाँ पर, शुक डाउन ऑन मी, तो आप नोटिस करोगे डाउन ऑन जब आप ऐसे बोल रहे हैं ना, शुक तो नहीं होगा इसमें क्योंकि ओ का साउंड अलग हो गया, ओ का साउंड अलग हो गया. तो जब आप बोल रहे हैं तो सेम साउंड अगर आ रहा है तो उसको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं. सो आई होप आपको मैंने इन्वर्जन, एंजाममेंट, मेटाफर, एसोनेंस ये क्लियर करा दिए हैं. ठीक. ये आपके इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस इस फॉर्म के हो जाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ सेंटेंस आइडिया. मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिए. फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ अगर इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है तो. ये देखो. सो द नेचर हैज अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कीवर्ड्स दिए थे. अब उन कीवर्ड्स को आप चाहे क्वेश्चन आंसर्स में यूज करिए, उनको चाहे आप सेंट्रल आइडिया में यूज करिए, उनको चाहे आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के आंसर्स लिखने के यूज करिए. इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये कीवर्ड्स, बहुत फायदा होता है इनसे. ठीक है. तो आप इनको अपने साथ रखा करो. हर पोम में, हर चैप्टर में ये मैं आपको दूंगी. अगर आपको कीवर्ड्स ढूंढने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है. हर पोम के ऐसे लिखो जैसे मैंने आपको लिख के दिए थे, पोम के भी चैप्टर के भी. अगर नहीं आते हैं तो दैट्स ओके, मैं आपको सिखाऊंगी. जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सिखाती जाऊंगी. डोंट वरी. ठीक है. चलो. So the nature has unimaginable healing power. You may feel that your problem is enormous. Enormous मतलब मेरी प्रॉब्लम देखने में मुझे ऐसी लगेगी कि बहुत बड़ी है. And there is no solution to it. मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है. Enormous मतलब big, है ना. But a small act of nature such as dust of snow can make you realize that you were just wasting your time in being upset amidst such beautiful nature. लाइन में आपको क्या बताया जा रहा है, समझ में आ रहा है किसी को? तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. बट वेट, ऐसा कुछ नहीं होता. सबकी प्रॉब्लम सबके लिए बड़ी है, लेकिन आप जब इसको जनरल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी ही है. आपको थोड़े से एफर्ट करने हैं उसको जनरलाइज करने के लिए. तो आपको क्या करना चाहिए, नेचर के पास जाइए. नेचर हैज हीलिंग पावर. जैसे पोएट इतना अपसेट था लेकिन जस्ट उसके ऊपर जब स्नो गिरी वो एकदम से माइंड सेट उसका चेंज हो गया. बोला अरे ये मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था अपनी लाइफ के साथ में. थैंक गॉड कि मैंने अपनी लाइफ को पूरा वेस्ट नहीं किया. आधा ही दिन बर्बाद हुआ है, अभी आधा बचा है. अभी आधे दिन को मैं क्या करने वाला हूँ, एंजॉय करने वाला हूँ. तो ये एक्ट नेचर का था और यही नेचर का एक्ट आपको भी हेल्पफुल हो सकता है. सो हमें क्या होना चाहिए, a small act of nature such as dust of snow can make you realize that you were just wasting your time in being upset amidst such beautiful nature. नेचर इतना सुंदर था, आपने नेचर को तो देखा नहीं, आप परेशान हो रखे हो. तो क्या करो, जाओ बाहर खुली हवा में सांस लो, है ना. चलो. सो लिटिल एक्ट्स ऑफ लिटिल थिंग्स कैन लीव डीप और लार्जर इम्पैक्ट इन योर लाइफ. तो छोटे छोटे चीजों से फर्क पड़ता है. देखो ये आपका सेकंड कीवर्ड हो गया. आप नोटिस कर रहे हो मैंने सारे कीवर्ड्स को यहाँ ऐड किया है वन बाय वन. Okay, फिर every inauspicious symbol like hemlock tree and crow can bring happiness to your life. तो everything, whether it's auspicious or inauspicious, क्या होता है auspicious, शुभ अशुभ, है ना. जैसे बोलते हैं ना कि आप रास्ते में चल रहे हैं और वहां पे आ गई काली बिल्ली और वो रास्ता काट गई, तो ये क्या हुआ, आपके लिए इनऑस्पिशियस इवेंट हो गया, अशुभ हो गया, कुछ अमंगल हो गया. तो आप क्या करेंगे, वहां नहीं जाएंगे. या फिर बहुत सारे तरीके होते हैं, बाहर निकल रहे हो तो अनियन रख लो, कुछ हींग, पता नहीं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें फॉलो की जाती हैं.
दूध मत पी के जाओ वाइट बाहर, तो नहीं तो इनऑस्पिशियस इवेंट्स हो जाएंगे आपके साथ में। तो ये सब क्या है, इनऑस्पिशियस थिंग्स। तो उसी माइंडसेट को ये जो राइटर है वो पूरी तरीके से उसको बोलते हैं कि ये गलत है, आपको एग्जैक्टली ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इनऑस्पिशियस चीजें भी आपके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं और जो काली बिल्ली आपका रास्ता काट के गई है वो अच्छे के लिए कुछ करके गई हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको मैसेज मिलता है। देन द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइजेस द डस्ट, यहाँ पे डस्ट की बात भी हुई थी ना, डस्ट ऑफ स्नो, तो वो डस्ट की बात की गई है यहाँ पर। और ये डस्ट ऐसी वैसी डस्ट नहीं है, वही डस्ट है जिससे आप बने हैं और जिसमें आप मिल जाएंगे, राइट। मतलब ऐसा बोला जाता है दैट everyone is going to die and going to mix in the dust that you are made of। आप जिस डस्ट से बने हैं आप उसी में जाके लीड हो जाने वाले, मिल जाने वाले हैं। तो ये यहाँ पे एक मैसेज आपको मिलता है डस्ट से रिलेटेड। द एक्ट ऑफ फॉलिंग डस्ट ऑन पोएट क्लियरली रिमाइंड्स द पोएट दैट एवरीबॉडी विल गेट द एंड ऑफ हिज लाइफ ऑन वन डे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है, पता है। आप जैसा इसको एक्सप्लेन करोगे तो मतलब इमेजिन करोगे तो आपको मजा आएगा कि भाई किसी के ऊपर डस्ट गिरी है तो एक मैसेज है कि हम सब, ठीक है, गॉड के अंडर ही है एंड हम सबका दिन एक बार ऐसा होगा कि हम सबका एंड आने वाला है। तो ये डस्ट गिरना उसके ऊपर जस्ट अ सिंबल टू रिमाइंड हिम कि बेटा देख ले, बस ये लाइफ तेरी इतनी ही है, अभी तुझे सैड ही रहना है या कुछ और करना है। तब आप सोचोगे अरे हाँ 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 चलो ठीक है, ये तो वेस्ट करने वाली बात होगी टाइम को, अच्छा है हम कुछ और करते हैं। तो अगेन कम्स द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ सीज द डे। ओके, हमको क्या करना है, दिन को अच्छे से स्पेंड करना है। हाँ जी, so the act of falling dust on poet clearly reminds the poet that everyone will get the end of his life one day. So the best thing one can do is to be happy and seize the day। तो हमको क्या करना चाहिए, अपने दिन को सीज करना चाहिए, बेस्ट तरीके से स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। दिस मीन्स टू एंजॉय और यूटिलाइज योर डे एज मच एज यू कैन। जितना हो सके अपने दिन को एंजॉय करो। तो बहुत ही मस्त सेंट्रल आइडिया है। आप अगर अपने एग्जाम में इसको लिख के आएंगे तो टीचर डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स देने वाली है। नाउ इसके जो सेंट्रल आइडिया के जो पॉइंट्स है ना, जो मैंने आपको कीवर्ड्स में भी लिख के दिए हैं, यूज देम इन योर क्वेश्चन आंसर्स एज वेल। किसी क्वेश्चन को अगर पूछा गया है ना, इस फॉर्म में से 2 नंबर का आएगा आई एम श्योर, तो आपने क्या करना है, उसको तरीके से आंसर करना है। ऐसा मत सोचो कि मैम हम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, ये दे दिया मटेरियल इसी में से लिख दो, काफी है आपके लिए, ठीक है। चलो नाउ वी आर गोइंग टू डू दी आरटीसी ऑफ दिस चैप्टर वन बाय वन। मैं आपके सामने एक्सट्रैक्ट बिट क्वेश्चन दूंगी और आप मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। चलो तो 4 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, 4, ठीक है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ब्यूटीफुल लाइन, स्टेंजा नंबर 1। कौन सा स्टेंजा है बच्चों, स्टेंजा नंबर 1, ठीक। अब आपने मुझे बताना है इनके क्वेश्चंस के आंसर। इजी नहीं है, थोड़े से आपको अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, तो आंसर दो मुझे। चलो बताओ, व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। क्रो हेमलॉक ट्री पर क्या करता है, हेमलॉक ट्री पर क्रो क्या करता है, वो उसको शेक डाउन करता है। आई होप आप लोग मुझे चैट सेक्शन में आंसर देते जा रहे हो साथ के साथ, ठीक है। तो क्रो क्या करेगा, उसको शेक डाउन करेगा, शेक करेगा, हिलाएगा, या आप बोल सकते हो ही फ्लू ओवर देयर, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे हमको शुक डाउन का ऑप्शन दिया गया है तो हम वही लिख देंगे, ठीक है। सो वो क्या करता है, द क्रो एक्चुअली शुक डाउन द ट्री, ये आप आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट इज व्हाई हैज द पोएट यूज्ड अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री इन दिस स्टेंजा। क्यों यूज किया है इन दोनों को, मैंने अभी जस्ट आपको बताया जब मैं आपको सिंबोलिज्म सिखा रही थी कि यहाँ पे क्रो को किसके लिए यूज किया गया है, डिप्रेशन के लिए और या फिर ग्लूमीनेस के लिए बोल सकते हैं आप, ठीक है। और नेक्स्ट इज व्हाट, हेमलॉक ट्री को किसका सिंबोलिज्म बनाया गया है, डेथ का, DEATH। तो आप दोनों को लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमको इनको सिंबलाइज किया गया है अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन को सिंबलाइज करने के लिए, को एक्सप्लेन करने के लिए। सो व्हाई डू दे व्हाट डू दे सिग्निफाई, बता दिया हमने क्या सिग्निफाई करते हैं, ये दोनों चीजें सिग्निफाई करते हैं। व्हाट पोएटिक डिवाइस इज यूज्ड इन दिस स्टेंजा, कौन सी पोएटिक डिवाइस को यूज किया गया है, मैंने आपको बोला था सबसे पहले बताना इमेजिनरी, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके अलावा देखो एंजाम्बमेंट भी है, क्योंकि फुल स्टॉप कोमा कुछ नहीं दिखेगा। व्हाट डू वी कॉल दैट, इन्वर्जन भी है, इसके अलावा सिंबोलिज्म भी है। काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस आपको मिल जाएंगे, जो ठीक लगे लिख लीजिए। व्हाट इज द मूड ऑफ द पोएट इन दिस स्टेंजा, मूड कैसा है इस स्टेंजा में, मूड कैसा है, पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं बोलेगा कोई भी। इस वाले स्टेंजा में जो मूड है वो पेसिमिस्टिक होगा। पूछो क्यों, क्योंकि अभी तक तो पोएट सैड था ना,
सेड था तभी तो ना इस कैटलिस्ट का फर्क पड़ा। कैटलिस्ट बोले तो ये जो जो टाइम था, ये जो हो रहा था, एक्ट जो हुआ उसके साथ में स्नो के गिरने का, है ना। तो यहाँ पे आपने क्या बोलना है कि पेसिमिस्टिक नेचर था कोई का, ऑप्टिमिस्टिक तो आगे होगा, अभी नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, ओके 4 क्वेश्चंस। चलो तो बताइए, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब ये आपका स्टेंजा सेकंड आ जाता है ना। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आंसर दीजिए सब लोग कमेंट में। व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड, किसकी वजह से चेंज ऑफ मूड आया, बताओ जल्दी से, किसकी वजह से चेंज ऑफ मूड आया, जो डस्ट उसके ऊपर गिरी थी उसकी वजह से आया। सो हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, इसके आगे वाला जो स्टेंजा था वहां इसका आंसर है स्टेंजा 1 में, दैट व्हेन द क्रो sat on the hemlock tree, some part of the dust was fallen on the poet. When the crow sat on the hemlock tree, some part of the dust or snowflakes fell upon the poet. Poet के ऊपर गिर गया, and that made the change of heart in poet. ठीक है, लिख लोगे। चलो, a person or a thing that causes change is called what? कल आपको सिखाया था मैंने जब मैं पोम पढ़ा रही थी, अभी अभी बोला नहीं था, अभी इससे पहले ही मैंने ये वर्ड बोला है, that if you get a change in your mood or change in your mindset, so there is a reason behind that. एक cause होता है, वो कोई person हो सकता है, कोई talk हो सकती है, कोई event हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे एक word में, इसको हम बोलते हैं catalyst। क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट। ये मैंने आपको कल सिखाया भी था पोम जब मैं पढ़ा रही थी, पर जाओगी ना वहां आपको समझ आएगा, पढ़ के देखना, ठीक है। फाइंड आउट द सिनोनिम फॉर द वर्ड रीवुड। रीवुड का क्या मतलब है, मैं आपको सिखा चुकी हूँ, रिग्रेट करना। बोल पाओगे? चलो आप लोगों का होमवर्क है, मुझे एक एक वर्ड और बताइए कमेंट सेक्शन में, रीवुड के अलावा रिग्रेट के अलावा और क्या वर्ड का मीनिंग हो सकता है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? देखो, हार्ट एंड पार्ट एंड मूड एंड रीवुड, तो मैंने आपको पहले भी बताया था ए बी ही है जो यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है जी। तो ये आपके मैंने दो पोएटिक दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपसे पूछे, आई होप आप सबने इनको अच्छे से सॉल्व किया होगा। 8 में से कितने मार्क्स आए मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से। नाउ वी आर गोइंग टू डू दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ योर बुक। एनसीईआरटी के आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ, एक आपको होमवर्क में दूंगी और बाकी के अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रेडी एवरीवन, स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब तक आप इस फॉर्म को मेरे साथ इतना पढ़ चुके हैं, इसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके, है ना, पोएटिक डिवाइसेस समझ के, एक्सप्लेनेशन समझ के, सेंट्रल आइडिया समझ के, कि ये क्वेश्चन सब आपको कुछ भी नहीं लगेंगे, ये बहुत इजी है अब आपके लिए, ठीक है ना। तो ज्यादा परेशान मत हो, आई नो आप सॉल्व कर लोगे। जस्ट मेक श्योर दैट द राइटिंग दैट यू आर यूजिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट शुड बी गुड इनफ। इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लगे कि 10th स्टैंडर्ड के बच्चे ने 2 नंबर का आंसर लिखा है। इस चीज पे आपने फोकस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, राइटिंग ऐसा लिखने वाला राइटिंग की बात नहीं कर रही, वो तो अच्छा होनी चाहिए, वर्ड्स एंड कंटेंट जो आप यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड। किसने चेंज किया? डस्ट ऑफ स्नो ने किया। कैसे चेंज हुआ? जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी उससे हुआ। डस्ट ऑफ स्नो है क्या? देखो इन्होंने क्वेश्चन में भी इन्वर्जन यूज किया है, जो पहले पूछना था वो बाद में पूछा है। सो व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, फाइनली आप बताओ क्या है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या हुई भाई? स्नोफ्लेक्स जो उसके ऊपर गिर रही थी। सो बेसिकली आपको वो जो पूरा सीन था उसको एक्सप्लेन कर देना है। ये जो पोएट था, कॉन्टेक्स्ट यूज करेंगे ना हम स्टार्टिंग में, आपको मैंने पहले चैप्टर से सिखाना शुरू किया था ना, जब ये आप आंसर लिखिए तो एक लाइन का एक कॉन्टेक्स्ट लिखिए। क्या लिखिए? कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? सेटिंग ऑफ द आंसर, सेटिंग बनाना। क्या बनाना? सेटिंग। कि मैं अपना आंसर सीधे सीधे थोड़ी लिखना शुरू कर दूंगी क्लास सेकंड के बच्चे की तरह, कि व्हेन द पोएट वाज द सेटिंग इज दैट, ऐसे करके सीधे सीधे सेंटेंसेस शुरू नहीं करती मैं। हमें नहीं करने चाहिए एज अ 10th स्टैंडर्ड, हमको जो आंसर लिखने हैं वो उनके लिए सेटिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। तो आप बोलो दैट द पोएट वाज सैड एंड ही वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। या आपने जब बोला तो आपने क्या किया? एक सेटिंग बना दी, ठीक। अब आगे बता दो फिर क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो कहां से आई? अच्छा ओके, सो व्हेन द पोएट वाज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, ही फेल्ट, उसको ऐसा लगा, दैट सम डस्ट ऑफ स्नो हैज फॉलन अपॉन हिम, राइट, कि कुछ तो है जो ऊपर से मेरे ऊपर गिरा है। तो वो क्या थी? डस्ट ऑफ स्नो थी। एट दैट मोमेंट द पोएट मूड वाज नॉट हैप्पी, ही वाज सैड, ही वाज थिंकिंग समथिंग एल्स एंड ही वाज इनटू हिज ओन जोन, बट सडनली व्हेन द डस्ट
फेल अपॉन हिम, हिज मूड चेंज्ड, उसका जो माइंड सेट है वो एकदम से क्या हो गया, चेंज हो गया, एंड ही थॉट हाफ ऑफ द डे इज ऑलरेडी वेस्टेड, सो लेट्स एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। अपने बाकी के समय को, बाकी के टाइम को मुझे क्या करना है, एंजॉय करना है, या एटलीस्ट यूटिलाइज करना है अच्छे से, परेशान होके नहीं रहना है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही डिड। तो यहाँ पे आप अगर आप इतना लिखोगे तो इन सब के आंसर आपको मिल गए कि नहीं मिले, बताओ, मिल गए ना? तो ये आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हैं। So how has the poet mood has changed in everything you can write. So the snow is a metaphor used by the poet to describe tiny particles of snow. तो देखो यहाँ पे मैंने आपको मेटाफर के बारे में भी बता दिया है, दैट मेटाफर यहाँ पे यूज किया गया है। मेटाफर किस लिए यूज किया गया है, आपको ये बताने के लिए कि जो डस्ट वर्ड यूज किया गया है वो कुछ और नहीं है, वो टाइनी पार्टिकल्स है स्नो के ही। The hemlock tree is covered with the snow, right? It's when a crow shook down some snowflakes on the poet and his mood suddenly changed from sad to happy. तो उसका mood कैसे change हो गया, sad to happy. He felt refreshed and wanted to enjoy the rest of the day. आप इसको और बेटर तरीके से भी लिख सकते हैं। कमेंट में अपने आंसर्स लिख के दीजिए मुझे, अगर आपको लगता है कि मैम हम इस तरीके से लिख दे क्या, तो मैं आपको चेक करके वो बताऊंगी। सो बिकॉज आई ऑलवेज चेक आंसर में, आप कभी भी देखोगे जो भी आंसर मैं देती हूँ, हमेशा उनको, बच्चे अगर आंसर देते हैं तो मैं उनको करेक्शन करके दे देती हूँ। तो आपका भी दूंगी, डोंट वरी। आप लोग लिखिए, तो प्रैक्टिस तो करिए, शुरू तो करिए लिखने का, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोम? पोम के अंदर कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो यूज की जाती है? डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोम? मैंने आपको जब पोम की एक्सप्लेनेशन कराई थी ना, मैंने आपको तभी बताया था, मैं नाइटिंगेल वर्ड यूज करूंगी, स्पैरो वर्ड यूज करूंगी, पिकॉक वर्ड यूज करूंगी, लेकिन मैं क्रो पता नहीं क्यों, क्रो के बारे में क्या लिखूंगी, ब्लैक ब्लैक होता है, काव काव करता है, राइट? तो लेकिन ये डिप्रेशन का एक या सैडनेस या ग्लूमीनेस का एक सिंबल है, तो यहाँ पे इसी को यूज किया गया है पोइट के थ्रू। तो इन्होंने पूछा है कौन कौन सी वर्ड यूज करोगे, तो आप नाम बता देना, ठीक है? उसके अलावा इन्होंने पूछा है कि पोम में क्रो को क्यों यूज, क्या आपको लगता है क्रो यूज होता है? आपको नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा कि क्रो बहुत कम यूज होता है। फिर व्हाट इमेज कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो? तो मैंने तो बता दिया, ब्लैक ब्लैक काव काव। आप आंसर में अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, ठीक है? सो जनरली इन द पोम्स पोइट्स यूज सिंबॉलिक वर्ड्स व्हिच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड पॉजिटिव इफेक्ट इन नेचर। ब्यूटी के लिए ना, कलरफुल, चीयरफुल, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। बट बर्ड सच है, तो हम कौन सी यूज करते हैं? नाइटिंगेल, स्पैरो, कुक्कू। कुक्कू के ऊपर भी ना पीवी शैली की एक बहुत अच्छी ओड है, अब मुझे याद आ रही है, मैंने ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी थी, बहुत ब्यूटीफुल ओड है वो, आप उसको पढ़ना। आर फ्यू बर्ड्स व्हिच आर ऑफन नोन फॉर देयर प्रेजेंस इन द नेचर। तो नेचर में ये पोम के ये बर्ड्स को हम ज्यादा पढ़ते हैं। क्रो ऑन द अदर हैंड इज ब्लैक इन कलर एंड हैज वेरी हार्श वॉइस। काव काव, हार्श वॉइस मतलब बहुत ही कड़ी, एकदम शोर, मतलब तेज वॉइस उसकी होती है। मोरोवर अ क्रो ऑफन ब्रिंग्स अ डिप्रेसिव पिक्चर ऑफ सॉरो एंड डेथ। तो आपको क्या लगता है, कैसी पिक्चर आती है आपके माइंड में जब आप क्रो को देखते हैं? डिप्रेसिव आती है एंड सॉरोफुल आती है, सैड सैड सी, ग्लूमी ग्लूमी सी, है ना? तो बेसिकली क्रो को यूज करना इज जस्ट टू गिव अ मैसेज। पोइट ने अगर यूज किया है तो वो एक मैसेज देना चाहता है आपको कि ठीक है, ये क्रो जो है ऐसा है, लेकिन ये भी नेचर का ही पार्ट है और ये भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी के बर्ड्स। तो ये भी एक मैसेज आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या है। अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? फिर से चलो, अच्छा इन्होंने पता है पहले क्रो की बात करी, जो की कैरेक्टर्स हैं इसमें, मैंने आपको पोम की स्टार्टिंग में एक्सप्लेनेशन में बताया था, आपको अगर याद है दैट क्या क्या सिंबल यहाँ यूज हो रहे हैं। जैसे आपके पास में नरेटर हो गया, फिर आपके पास में बर्ड्स हो गई, क्रो, ट्री हो गया, हेमलॉक ट्री एंड डस्ट ऑफ स्नो। 4 चीजें यूज हुई थी, 4 सिंबल यूज हुए थे। इन्होंने एक क्वेश्चन हमको किसके ऊपर दिया? डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर दिया। दूसरा किसके ऊपर दिया? क्रो के ऊपर दिया। तीसरा ये किसके ऊपर अब हमें दे रहे हैं? अब ये हमको इसके ऊपर दे रहे हैं, हेमलॉक ट्री के ऊपर दे रहे हैं, ठीक है? चलो, सो अगेन व्हाट इज हेमलॉक ट्री? व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री? पीपल ट्री को क्यों नहीं यूज किया? क्रिसमस ट्री को क्यों नहीं यूज किया? फिग ट्री को क्यों नहीं यूज किया? बेनियन ट्री को क्यों नहीं यूज किया? कुछ और भी कर सकता था, लेकिन हेमलॉक ट्री को क्यों यूज किया? बिकॉज वो डिप्रेसिव माइंडसेट बनाना चाहता है ना, वहीं से तो मैसेज निकल के आ रहा है। तो वही फिर से आंसर में आपने सेम वही लिखना है जो आपने प्रो के लिए लिखा। साथ में ये भी बता देना कि जो हेमलॉक ट्री है वो पॉइजनस होता है। सो हेमलॉक ट्री इज कंसीडर्ड एज अ पॉइजनस एंड इनऑस्पिशियस ट्री। इनऑस्पिशियस भाई अशुभ, शुभ अशुभ अशुभ, राइट? सो दो द ट्री हैज स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स ऑन इट, इट इज जनरली टेकन एज अ बैड ओमेन। तो इसके ऊपर फ्लावर्स तो बड़े व्हाइट व्हाइट सुंदर सुंदर है, लेकिन ये क्या है? बैड ओमेन माना जाता है, मतलब कि आपके साथ में कुछ बुरा हो जाएगा अगर आप
हेमलॉक ट्री के पास हैं या उसकी पूजा करते हैं या जो भी करते हैं. सो द पोएट रॉबर्ट फॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल, पाइन ट्री. इनको भी तो कर सकता था, ओक का ट्री, मैपल का ट्री, पाइन का ट्री. In the poem, in order to prove his point of view that even some inauspicious symbols can bring beauty to your life. ये भी पता है आपका कीवर्ड है, ये मैंने अपने 6 में नहीं लिखा, आपने इसको लिख लो. 7 कीवर्ड्स हो गए अब आपके पास में. क्या है? Inauspicious things also can bring some positive effects in your life. ऐसा नहीं है कि क्रो और हेमलॉक ट्री नेगेटिव है तो हम उनको छोड़ दें या उनके बारे में ना सोचें, उनको अंडर एस्टिमेट करें. इनसे भी कुछ अच्छा होता है, जैसे पोएट के साथ हुआ वैसे आपके साथ भी हो जाएगा. Right? So the way hemlock tree changed poet's negative outlook to the positive one, यही आपको यहाँ पे बताया है. ठीक है, तो हेमलॉक ट्री की वजह से क्या हुआ, पोएट का जो नेगेटिव माइंडसेट था वो कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया. सो is hemlock tree can hemlock tree be used in your poem? Yes or no? Yes, कर सकते हैं, जैसे पोएट ने किया हम भी कर सकते हैं. डिपेंड करता है हम क्या मैसेज देना चाहते हैं. ठीक है, हाँ जी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो? अभी तो डिस्कस किया, दोनों के दोनों सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर? ये हम आगे कर चुके हैं, ये पता है. अननेसेसरी रेपिटेटिव क्वेश्चन हो गया क्योंकि हम अभी डिसाइड किए थे इसका आंसर कि हेमलॉक ट्री किसके लिए है, डेथ एंड ग्लूमीनेस के लिए है आपके लिए, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सैड एंड डिप्रेसिव नेचर ऑफ पोएट. तो एक हो गया आपका सैड, एक हो गया आपका डिप्रेसिव, 2 वर्ड्स हो गए आपके लिए. बोथ द सिंबल्स क्लियरली शो दैट द पोएट इज नॉट एट ऑल हैप्पी इन मूड बट द मोमेंट. तो पोएट सबसे पहले तो हैप्पी नहीं है, नॉट हैप्पी है ना. बट द मोमेंट द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, इसको ना एस हटा देना है, ठीक है. डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, इट चेंजेस द मूड, पोएट्स मूड, एंड ही अगेन बिकम्स होपफुल एंड डिसाइड्स टू स्पेंड हिज रेस्ट ऑफ द डे विद हैप्पी मूड. तो वो डिसाइड करता है कि अब मेरा मूड हैप्पी रहना चाहिए. कब डिसाइड करता है? जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरती है तब. So this proves that the dust of snow turns out to be a source of joy and happiness for the poet. तो इससे पता चलता है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या हुआ, क्या काम था डस्ट ऑफ स्नो का, पोएट को जॉयस एंड हैप्पी बनाने के लिए ये डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी थी. ठीक, तो ये सारे इंसिडेंट्स क्यों हो रहे थे, पोएट का माइंडसेट चेंज करने के लिए हो रहे थे. क्लियर हो गया भाई वाला क्वेश्चन भी आपके लिए. नेक्स्ट इज होमवर्क क्वेश्चन बच्चों फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज ये थोड़ा सा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा. हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और हेल्पलेस इन योर लाइफ? होता है ऐसा आपके साथ में? डिप्रेशन में जाते हो कि नहीं जाते हो? सी, डिप्रेशन की भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं. हम हमेशा एक्सट्रीम स्टेज के बारे में बात करते हैं, लेकिन अब जो सबसे स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, उसमें मोस्टली लोग होते हैं ऑलरेडी आज की जनरेशन के. वाई? बिकॉज हमको इमोशनली हमारा जो EQ है ना वो बहुत बेकार है, हमें कंट्रोल ही नहीं है अपने माइंडसेट पे. कुछ खराब हुआ नहीं, हम अपना पूरा हफ्ता बर्बाद कर देते हैं उसी चीज पे. ये भी डिप्रेशन का ही एक फर्स्ट फेज या आप बोल सकते हैं, या बहुत ही स्टार्टिंग इसको बोल सकते हैं. कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने माइंड के ऊपर. राइट? अब इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, ये तो ठीक है, नेचुरल इमोशन है, बट इसको तभी की तभी, जैसे मैंने आपको बोला, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, टेंशन है, उसको तभी के तभी सॉल्व करना जरूरी है, अदरवाइज आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप उस लूप में कैसे फंसने वाले हैं. सो ये आंसर में आप लिख सकते हैं जब आप अपनी बात बता रहे होंगे. हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर माइंडसेट समवेयर? ऐसा आपके साथ भी हुआ है क्या कि आप बहुत परेशान हो और एकदम से क्या हो, कुछ ऐसा कैटलिस्ट आपके साथ हो जाए और आप बड़े खुश हो जाओ, अरे वाह तो मजा ही आ गया, चलो छोड़ो जो हुआ सुबह, चलो आगे का टाइम अच्छा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आज हुआ आपका यूटी का टेस्ट और नंबर बताए टीचर ने और आपके आए लेट्स से 11 आउट ऑफ 20 और बहुत ही बेकार नंबर थे, आपका हो गया मूड खराब. अब क्या करें, घर आए, मम्मी पापा को नंबर दिखाया, मम्मी पापा ने भी बोला कि यार ये तो क्या ही करके आते हो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, खूब लेक्चर मिले, बड़ा दिमाग खराब है, हल्की सी टेंशन माइंड में आ गई है. अब शाम को फ्रेंड का फोन आया कि हाँ भाई मोमोज खाने चल रहा है. तो उस फ्रेंड के उस मैसेज, क्योंकि आप बहुत डिप्रेस थे, आपको समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या करें, आपको लगेगा बेकार हो गई लाइफ, अब बर्बाद हूं मैं, मतलब अब मेरा को ना कुछ नहीं करना आज. बट एक दिन से जब फ्रेंड का फोन आया, उसने बोला कोई नहीं यार, कल से तैयारी करेंगे, तू चिंता मत कर, दोनों मिलके पढ़ेंगे, बट चल अभी फ्रेश माइंड को रिफ्रेश करते हैं, मोमोज खाने चलते हैं. तो आप क्या बोलोगे? हाँ चल चल चल. अब वहां सैड थोड़ी रहोगे, अब तो मूड चेंज हो गया आपका. तो एक छोटा सा इंसिडेंट से क्या हुआ, आपका मूड चेंज हो गया. तो ये बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल है जो मैंने दिया है. पोएट तो बोलते हैं नेचर की वॉक करो या ऐसा कुछ, नेचर के क्लोज जाओ तो आपके माइंड में चेंज आ सकता है.
राइट? तो आप अपना एग्जाम्पल मेरे साथ शेयर करना। आप पूछोगे मैम आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं? मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जब हम अपसेट होते हैं, एकदम से कुछ अच्छा हो जाता है और हम हैप्पी फील करने लगते हैं। तो ये जो कुछ अच्छा फील होता है, इसी को ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं, कॉज़ को। और ये हर किसी की लाइफ में होता है, हमें बस पहचानना होता है। तो दैट इज़ इट। ये आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिए हैं इसके चैप्टर के। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कोई रह गया है तो कमेंट में लिख दो, मैं आपको बता दूँगी। ये वाला होमवर्क है, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए कमेंट में। आप कोशिश करना अच्छी लैंग्वेज को यूज करो, मैं फिर उसको रेक्टिफाई करूंगी। ग्रामर मिस्टेक्स की टेंशन मत करो। देखो ग्रामर मिस्टेक्स करोगे क्योंकि लिख रहे हो, अब लिखते लिखते वो मिस्टेक्स क्या है, कम होती जाएंगी। अब आप सोच लो, आज शुरू करोगे तो कल कम होगी, कल शुरू करोगे तो परसों कम होगी, और एग्जाम टाइम पे ही शुरू करोगे तो एग्जाम टाइम पे तो फिर गाड़ी गई। तो इसीलिए आपने क्या करना है, अभी से मिस्टेक्स को अपनी धीरे धीरे रेक्टिफाई करना है, मतलब कि करेक्शंस होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडे, आज का वीडियो। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा चैप्टर। इसमें क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं, सेंट्रल आइडिया कर लिया है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कर लिए हैं, कीवर्ड्स कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो अब आपके लिए आने वाली है चैप्टर नंबर 2 की, तो मैं मिलूंगी आपको उस वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।